ठीक है, देखिए हेडिंग दीजिए अर्थ सैटेलाइट। अर्थ सैटेलाइट, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे सैटेलाइट। आपका टॉपिक है अर्थ सैटेलाइट, ये आपका एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। और उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सैटेलाइट किसको कहते हैं। अब फिर आएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसको हम लोग पोलर सैटेलाइट भी बोलते हैं, ठीक है। वो बाद में, इसके बाद पढ़ेंगे। तो अर्थ सैटेलाइट में सबसे पहले हेडिंग दीजिए, और हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सैटेलाइट का। सैटेलाइट, सैटेलाइट किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई प्लैनेट है, कोई प्लैनेट है और उस प्लैनेट के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है या सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं, सपोज करें कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m। ये प्लैनेट है, मास ऑफ प्लैनेट। तो इसके सेंटर पॉइंट से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्योंकि दो मास सिग्निफिकेंट है। ये सिग्निफिकेंट मास है ना, प्लैनेट है। अर्थ का क्या, यदि मान लेते हैं प्लैनेट अर्थ है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻24। मास ऑफ ये मून कितना होता है, याद है किसी को? मास ऑफ मून 7.74 × 10⁻22 kg, इसके अराउंड में आता है। 7.74 या 79 है, इस तरह से 7.74 है, ठीक है। ये 7.4 × 10⁻22 kg, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट मास है। तो उसी तरह एक प्लैनेट यदि मान लीजिए अर्थ है या मून है, वो एक सिग्निफिकेंट मास है। तो ये क्या करेगा, एक सैटेलाइट, मान लीजिए कोई हम आर्बिट्री या फिर हम लोग कोई आर्टिफिशियल कोई एक सैटेलाइट बनाते हैं। सैटेलाइट आप लोगों ने देखा है, उसके दो विंग होते हैं, सोलर पैनल होता है, क्योंकि सैटेलाइट जब इसमें अपने ऑर्बिट में होता है तो उसको रेगुलर बेसिस पे एनर्जी चाहिए। तो सोलर पैनल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वहां सनलाइट तो मिलेगा उसको, उससे वो एनर्जी लेगा, और वो सफिशिएंट है क्योंकि अर्थ, और वो एग्जैक्टली एक ऐसे पोजीशन पे है जहां पर नेट फोर्स उस पे 0 है, बैलेंस है वो, और एक पर्टिकुलर रेडियस में वो मूव कर रहा है, जहां सेंट्रीपेटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है। तो इस कारण से बहुत छोटा सा एनर्जी भी उसको सफिशिएंट है ऑर्बिट में घुमाने के लिए, और वो उसी लिए उसके लिए सोलर पैनल यूज करते हैं। वही उसका विंग निकला होता है, उसमें बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं जिसके ट्रांसमिट करता है, उससे हम लोग उसका पोजीशन पता करते हैं। तो मान लीजिए कि उसका मास m है और प्लैनेट का मास mp हम मान रहे हैं, क्योंकि इनका मास सिग्निफिकेंट है तो ये अट्रैक्ट करेगा, और सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये मान लीजिए कि इसके पास उस पोजीशन पे जो टेंजेंशियल स्पीड है वो v0 है। तो सैटेलाइट क्या करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट, यहां लिखते हैं सैटेलाइट के बारे में, when a object revolve around a planet with a constant tangential speed, उसको क्या कहेंगे, स्पीड। ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट को कहेंगे सैटेलाइट, ठीक है। और यदि वो सैटेलाइट, वो प्लैनेट, यदि इफ द प्लैनेट इज अर्थ, वो प्लैनेट अर्थ है, देन दैट satellite is called अर्थ सैटेलाइट, ठीक है। तब उसको हम लोग कहेंगे अर्थ सैटेलाइट, और हम लोग को यही पढ़ना है। और इसी में आगे जाएंगे, हम हल्का सा बता देते हैं अभी, इसमें हम लोग आगे जाएंगे। और यदि हम लोग जियो स्टेशनरी के बारे में पढ़ेंगे, तो ये मान लीजिए कि प्लैनेट क्या बन गया, अर्थ, तब हम उसको कहेंगे अर्थ सैटेलाइट। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ये घूम रहा है, अर्थ अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। आज एक वीडियो भेजे हैं, उसको देखिएगा, ठीक है, ध्यान से, कुछ ही सेकंड का वीडियो है वो। तो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, और यदि मान लीजिए कि ये सैटेलाइट का एक रेवोल्यूशन मान लीजिए 24 आवर का हो जाए,
ठीक है, यदि एक रेवोल्यूशन 24 आवर का हो जाए और मान लीजिए इंडिया के सामने ही वो लगा हुआ है सैटेलाइट, तो इंडिया ऐसे घूम रहा है, इंडिया अपने अर्थ में ऐसे घूम रहा है, ये सैटेलाइट भी ऐसे घूम रहा है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, क्योंकि इंडिया भी एक रेवोल्यूशन कितने घंटे में लेगा, ठीक है, तो वो सैटेलाइट भी 24 आवर में ही एक रेवोल्यूशन ले रहा है, तो अर्थ इंडिया के सामने तो हमेशा सामने नजर आएगा वो, और इसीलिए उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी नजर आता है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। मतलब अर्थ जहां मान लीजिए कोई पोजीशन जैसे इंडिया है, तो इंडिया अपने एक्सिस पे जैसे घूम रहा है, वो भी ऐसे से घूम रहा है, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में तो वो रेस्ट में हमेशा नजर आएगा। यदि उसका स्पीड बढ़ाएंगे तो इंडिया से वो आगे जाता हुआ नजर आएगा, या स्पीड उसे घटाएंगे तो इंडिया से पीछे जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन यदि दोनों का स्पीड जो एंगुलर स्पीड है वो सेम है, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे कहलाएंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे जियो, क्योंकि ग्राउंड की बात हो रही है, स्टेशनरी इसलिए क्योंकि रुका हुआ है उसके रिस्पेक्ट में, वो लोग हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्लैनेट की जगह पर क्या हो गया हमारा अर्थ, ठीक। तो इसमें अब हमको समझना यह है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में जब ये प्लैनेट अर्थ के रिस्पेक्ट में जब ये सैटेलाइट मूव करेगा, तो उसके बेसिक तीन चीजें पढ़नी है। एक तो उसका टेंजेंशियल स्पीड क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, और एनर्जी उसके पास क्या होगा। ये तीन बेसिक चीजों को हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके ऑर्बिटल। सबसे पहला ऑर्बिटल और टेंजेंशियल स्पीड के बारे में। वेलोसिटी लिख लीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो टेंजेंशियल और ऑर्बिटल वेलोसिटी या स्पीड कह लीजिए, किससे डिनोट कर रहे हैं हम उसको, वी नॉट से, ठीक है। तो वी नॉट से डिनोट कर रहे हैं, हर जगह पर चेंज होगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इसको समझिए। अर्थ, ये प्लैनेट कौन हो गया, अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ लेंगे, कितना है 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। और अर्थ का अपना रेडियस है आर ई, तो आर ई रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 64 इंटू 10⁵ मीटर, लिख सकते हैं ना। अच्छा, तो ये उसका रेडियस हो गया, तो यहां तो उसका रेडियस हुआ आर ई, ठीक। और यहां से इस प्लैनेट का जो हाइट हम ले रहे हैं दैट इज एच, ठीक है। और ये सेंटर पॉइंट है उसका, यहां से जो दूरी है उसको हम स्मॉल आर ले रहे हैं। तो स्मॉल आर और एच में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिए, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर ई प्लस एच है ना, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं फोर्सेस का, ध्यान समझिएगा, हरा रंग से हम फोर्सेस को दिखला रहे हैं। तो एक जो उसके सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होगा जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट बाई आर, और एफ ले रहे हैं स्क्वायर होगा, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, माइनस आर कैप ये होगा, और ये डायरेक्शन आर कैप का होगा, और ये डायरेक्शन माइनस आर कैप का होगा। इसलिए चूंकि हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, इसलिए माइनस आर कैप होगा। और यदि आपको कंफ्यूजन लगे कि माइनस आर कैप क्यों होगा, आर कैप क्यों नहीं होगा, तो आप उसमें चले जाइए, वेक्टर जो एडिशन हम लोग वेक्टर निकाले थे, ग्रेविटेशनल फोर्स का वेक्टर फॉर्म निकाले थे ना, उसमें क्या था कि दो ऑब्जेक्ट थे, एक ए पर और एक बी पर, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड कह रहे हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो यदि हम फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी पता करेंगे और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए पता करेंगे, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए पता करेंगे तो जी m1 m2 बाई आर, ये डिस्टेंस आर है तो आर स्क्वायर होगा, और यहां पर जो डायरेक्शन होगा वो माइनस आर कैप होगा, क्योंकि माइनस आर कैप इधर होगा और इस डायरेक्शन में आर कैप होगा। याद कीजिए, फर्स्ट से सेकंड गया था आर कैप, सेकंड से फर्स्ट माइनस आर कैप, तो यहां पर हम इसको फर्स्ट मान रहे हैं, सेकंड तो माइनस आर कैप होगा, ठीक है। और उसका वैल्यू इतना होगा, ये डायरेक्शन ले लें तो, अच्छा ये तो इसका वैल्यू हो गया, और साथ ही साथ ये अमाउंट का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ये बैलेंस किससे होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, मास ऑफ सैटेलाइट वी नॉट स्क्वायर बाई आर होगा, होगा ना? यदि वो आर रेडियस पर घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी कितना है उसका? टेंजेंशियल स्पीड वी नॉट, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो लिखेंगे कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो एफ जी होगा दैट इज इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, होगा ना? तो ये कितना है? जी, और यहां पर ये कितना है? कैपिटल एम देंगे, यहां कैपिटल एम और फिर स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर। तो आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी एम ई इंटू एम बाई आर इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना? जी एम ई इंटू एम बाई आर ई प्लस एच इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर। ये से एम चला गया, तो फाइनल वी नॉट बराबर वी नॉट स्क्वायर बराबर क्या हुआ? जी एम ई डिवीजन में आर ई प्लस एच, और वी नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर जी एम ई डिवीजन में आर ई प्लस एच होगा। तो इसको इक्वेशन नंबर हम क्या कह सकते हैं? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहिए, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। आप ध्यान से समझिए, याद कीजिए उस पल को जब हमने जी कहां पर? ग्राउंड पर, अर्थ सरफेस पर क्या लिया था? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर लिया था। तो यहां पर अर्थ सरफेस सिंपल जी रहेगा, इंटू आर ई स्क्वायर बराबर क्या आएगा? जी एम ई आएगा। तो यहां पर इक्वेशन नंबर इसको 3 कह दीजिए, तो जी एम ई का वैल्यू वहां पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? तो वी नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर जी एम ई का वैल्यू कितना है? जी आर ई स्क्वायर डिवीजन में आर ई प्लस एच। ठीक है, अब इसमें एक चीज ये समझ लीजिए कि यहां पर ये वैल्यू आया, जी का वैल्यू हमको पता है, आर ई पता है, एच हमको नहीं पता है। मान लीजिए कि कोई जो सैटेलाइट है वो अर्थ के नजदीक है, ठीक है, तो क्या कहेंगे? इफ एच इज फार फार स्मॉलर देन आर ई, दैट इज satellite is very very near to earth surface। मतलब ऐसा भी नहीं है बहुत नियर टू, मतलब अर्थ सरफेस मतलब ये नहीं कि पतंग उड़ा रहे हैं लग गया उसको, ठीक है? आज सैटेलाइट को गिरा देना है, ऐसा भी नहीं होगा, 2-4 किलोमीटर पे नहीं होगा, मतलब होगा कम से कम आप मान कर चल सकते हैं कि 10,000 किलोमीटर या फिर 8,000 किलोमीटर इतना होगा, ठीक है? तो उस केस में H कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, H कैन बी नेग्लेक्टेड। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारा V नॉट है, V नॉट बराबर रूट अंडर क्या आएगा? जी आर ई स्क्वायर डिवीजन में आर ई, ये कैंसिल आउट हुआ, V नॉट बराबर रूट अंडर जी का वैल्यू 9.81 और आर ई का वैल्यू 64 इंटू 10⁵, तो V नॉट बराबर क्या आया? कोई कैलकुलेट कर सकता है? विगत दिनों में मैंने कैलकुलेट किया है, बताइए कितना आया है वैल्यू? रूट अंडर
जो मैंने कैलकुलेशन किया था 627.84 और फाइनल जो वैल्यू आ रहा है 7923.63 मीटर पर सेकेंड वी नॉट बराबर, और वी नॉट बराबर फाइनल वैल्यू क्या होगा 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, ये फाइनल वैल्यू होगा। समझ पाए? कुछ समझ में आया है कि नहीं? क्या बोल रहे हो? मैच करा लीजिए, ऐसे मैंने कैलकुलेट किया था इसको। ठीक है, अब आप ये 2 मिनट समझिए कि यदि सैटेलाइट अर्थ सरफेस के नजदीक है तो एच को हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, यदि वो नजदीक नहीं होगा, मान लीजिए GY4 डिस्टेंस पे होगा, GY4 मतलब 16,000 किलोमीटर पर, तो 16,000 किलोमीटर पे होगा, उस केस में हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे, उस केस में हम इसको लेके चलेंगे। समझ गए? या जो एक्सप्रेशन आया है इसको लेके चलेंगे, उसको एच को इग्नोर नहीं करेंगे, जी के टर्म में लाएंगे और फिर वो कटेगा, कट करके जो वैल्यू आएगा वो उसका स्पीड होगा। ठीक है, और ये मान के चल रहे हैं कि ये कांस्टेंट स्पीड है, डायरेक्शंस बदलेंगे, जो सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है वो सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट वहां फॉलो होगा। क्या एक सेंटर पॉइंट है, एक पर्टिकुलर रेडियस से कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, तो उसका टेंजेंशियल स्पीड चेंज हो रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रहा है। उसका टेंजेंशियल स्पीड यदि कांस्टेंट है तो उसका एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट का जो टेंजेंशियल स्पीड है, टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं, टेंजेंशियल वेलोसिटी तो हमेशा चेंज करेगा, लेकिन टेंजेंशियल स्पीड है जो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और यदि वो वैरी कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड से वो घूम रहा है वो, और वो स्पीड कितना है? ये कब होगा? जब ऑब्जेक्ट या फिर हम सैटेलाइट को अर्थ सरफेस के नियर मानेंगे। when the satellite is near to अर्थ सरफेस। समझ पाए हैं इस बात को? और आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? ये तो ठीक है, फाइनल रिजल्ट आ गया, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो वो कौन सा? थर्ड नंबर, दैट इज इक्वेशन नंबर 4, और ये इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, और 5 तक एकदम याद होना चाहिए। कैसे आया ये जरूरी है जानना आपका। तो इसको राइट डाउन कीजिए, फिर आप लोग आते हैं टाइम पीरियड में। चलिए राइट डाउन कीजिए। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा वो है वो, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ और ये चीज एसएचएम में आएगा आपके। क्लियर है?
हो गया? तो हमको दोनों चीज पता है, आराम से निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। चलिए ध्यान से देखिए, अभी सब लोग सिर्फ ध्यान से देखिए, लिखना नहीं कुछ। देखिए यहां पर काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट का निकाल रहे हैं हम लोग, तो K इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ m v नॉट स्क्वायर होगा, क्योंकि उसका टेंजेंशियल स्पीड v नॉट है। ठीक, तो यहां से K इज इक्वल टू हाफ m v नॉट स्क्वायर, याद कीजिए क्या है, G m e, क्या था उसके बाद, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर था। ठीक है, तो ये उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। अब इसको आगे भी हम लोग वैल्यू पुट करके और अलग से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जी का वैल्यू हमको पता है, मास ऑफ अर्थ पता है, आर ई पता है, और एच निकालना है। एच मालूम हो जाएगा तो हम कर सकते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो रूट अंडर क्यों होगा? ठीक है, अब देखिए एच, यदि आप ऐसे सोचिए हाइट बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, घटेगा ना। तो हाइट ज्यादा रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम एक फर्स्ट ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। देखिए सिर्फ अभी सिर्फ देखिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी U बराबर क्या होता है, माइनस G एम ई बाई आर, कितना है, आर ई प्लस एच होगा। ठीक है, और यहां पर एनर्जी है तो M भी होगा, पोटेंशियल में M नहीं होगा, पोटेंशियल में सिर्फ G एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होगा। ठीक है, लेकिन एनर्जी निकाल रहे हैं तो वहां M होगा, होगा। अच्छा, इसका यूनिट भी जूल होगा और इसका यूनिट भी, और दोनों दोनों आपको नजर आ रहा है। एक है, मान लेते हैं इस पूरे वैल्यू को हम मान लेते हैं सपोज n मान लेते हैं, तो ये पूरा वैल्यू n है और ये हाफ n है, 1/2 n है। ठीक है, और ये प्लस में है, ये माइनस में है। हाँ, यहां पर होल स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, यहां पर ठीक है। और अब जैसे बात करें हम थर्ड में, टोटल एनर्जी, या फिर टोटल एनर्जी कह लीजिए, एनर्जी, और इसको मैकेनिकल एनर्जी कह लीजिए। मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो E बराबर कितना हो गया, 1/2 m G m e बाई आर ई प्लस एच, और माइनस m G m e अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, तो इसमें से जो टर्म कट के आएगा क्या बचेगा, बराबर क्या होगा, -1/2 m G m e अपॉन आर ई प्लस एच होगा ये वैल्यू। तो इसमें हम कह सकते हैं फाइनली, उसको क्लियर करेंगे फिर आगे, यानी कि टोटल एनर्जी का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ काइनेटिक एनर्जी और इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलिए। टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है जितना कि काइनेटिक एनर्जी का है, और वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है। सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात, हम माइनस की बात नहीं कर रहे हैं। माइनस क्यों है, माइनस क्यों है समझिए। यहां पर ध्यान समझिएगा कि जैसे प्लैनेट के रिस्पेक्ट में ये जो सैटेलाइट है वो एक सर्कुलर रेडियस पर मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो
ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करके रख रहा है। मान लीजिए ये जी का वैल्यू 0 हो जाए या कम हो जाए तो ये बाहर निकल जाएगा, होगा ना, बाहर निकल जाएगा। तो उसको अट्रैक्ट रखने के लिए वो एनर्जी कुछ दे रहा है, वो उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो द एनर्जी इन्वॉल्व टू बाइंड, टू होल्ड द satellite in a particular orbit. That energy is called बाइंडिंग एनर्जी। उसको ब्रैकेट में दिखाते हैं बीई से, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, मेरे डिग्री में भी बीई लिखा हुआ, बीटेक नहीं लिखा हुआ, फिर उसमें चेंजेस किया गया। क्या हुआ, तो वह बी फार्मा लिखाएगा यहां पर। पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या है, ये तो ये माइनस में नहीं है, यहां माइनस होगा क्या। पोटेंशियल एनर्जी तो पूरा है, ठीक है, आप ठीक तो है, ठीक तो है, सही है वो। यहां हाफ नहीं है, वहां हाफ है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना, हाफ एम जी एम अपॉन आर ई प्लस एच है ना, तो वो पोटेंशियल एनर्जी का कितना भाग है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ ही तो है वो। ठीक है, आइए, तो उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या करेगा, ये सैटेलाइट को होल्ड करके रखेगा। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, इफ वी हैव टू लीव द सैटेलाइट टू इट्स ऑर्बिट, तो हम क्या करेंगे, वी विल गिव that much amount of energy, that is plus gm MEM अपॉन RE प्लस H। इतना एनर्जी हम देंगे किसको, सैटेलाइट को, तो वो क्या करेगा, बाउंड स्टेट से हट करके वो लीव हो सकता है, मतलब कि निकल सकता है वो, मतलब उसको उतना एनर्जी मतलब मेंटेन रखना है उसको सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए। और यदि उस मतलब जो कि माइनस में है और उतना एनर्जी हमने दे दिया, मान लीजिए सपोज करिए -10 जूल एनर्जी चाहिए उसको एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए, ठीक है, वो -10 जूल एनर्जी वो ले रहा है। अब यदि मान लीजिए हम उसको 10 जूल एनर्जी दे देंगे तो उसके पास टोटल एनर्जी 0 हो जाएगा, -10 + 10, तो अब वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि बाउंडिंग एनर्जी है उसको मिल गया, मतलब जितना उसको रिक्वायरमेंट था बाउंड रखने के लिए वो था, अब अलग से मिल गया तो वो बाउंड उसका ब्रेक हो गया। बाउंड ऐसे भी आप लोग पढ़ चुके हैं इसमें केमिस्ट्री में, कि दो मॉलिक्यूल्स या फिर कह लीजिए दो एटम को अट्रैक्ट करने के लिए, बनाए रखने के लिए एनर्जी का जरूरत पड़ता है, जो बाइंडिंग एनर्जी होता है। आप एनर्जी यदि अलग से हीट देंगे तो वो बाइंडिंग एनर्जी ब्रेक कर जाएगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, आप एक्सटर्नल एनर्जी दिए उतना अमाउंट का जितना कि उसको बाइंडिंग एनर्जी में जरूरत था, वो ब्रेक होकर के फिर अलग हो जाएगा, ठीक है। और वो एनर्जी जो कि -10 जूल यानी कि 0 से जितना कम होगा वो उतना ही स्ट्रांग होगा। जैसे -10 जूल है और कोई दूसरा है वो -20 जूल है, तो दूर कौन है 0 से, -20, तो उतना ही स्ट्रांग होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बर्फ का चाकू है, बर्फ का चाकू, पुष्कर फिल्म देखे हैं, पुष्कर फिल्म जाके देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है। कमल हसन को जानते हैं आप लोग, उन्हीं पर फिल्म आया गया फिल्म है, हीरो है उसमें। उस फिल्म की खासियत यह है कि इस फिल्म में कहीं भी कोई बातचीत नहीं है, साइलेंट फिल्म है। और उसकी खासियत एक और अच्छी बात यह है कि कहीं आपको लगेगा भी नहीं कि यहां बातचीत होना चाहिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल,
मान लीजिए कि आपका बिल्डिंग है, आपके बिल्डिंग से काफी दूर पर एक बिल्डिंग है, वहां कोई आदमी आपको दिखा, तो आप उसको रिकॉग्नाइज केवल ऐसे से करेंगे। आपको पता है आप चिल्लाएंगे भी तो आवाज नहीं जाएगा वहां। तो आप इशारे से बात कर रहे हैं, वो भी इशारे से बात कर रहा है। उसने ऐसे किया, खाए, तो तुम बोले हाँ मैंने खा लिया। ऐसे ही फिल्म चल रहा है। हाँ? तो उसमें क्या है, उस फिल्म में ना एक आदमी को मारने के लिए ना बर्फ का चाकू यूज किया गया था। तो मतलब एक फ्रेम था, ठीक है, उसमें बर्फ, मतलब वो फ्रेम जो था उसमें पानी डाला गया, और वो फ्रेम एग्जैक्टली चाकू का कवर था। तो उसमें पानी डाला गया और उसको फ्रीज में रख दिया गया, तो वो बर्फ बन गया। और उसको फिर थोड़ा सा ऐसे मतलब कि चेक करके उसको निकाला गया, तो वो बर्फ का चाकू निकल के आया। और उसको वो उसके लिए क्या करना पड़ता था, उसको वो जो बर्फ का पॉट है ना हमेशा उसको साथ में रखना पड़ता था। अब उसको पार्टी में उसको जाके मारना है, तो पार्टी में मारना है उसको, तो वो यदि मान लीजिए 1 घंटा पहले वो बर्फ को निकाल लेगा, चाकू को निकाल लेगा, तो गल जाएगा वो, तो फिर तो मार नहीं पाएगा वो। तो उसको रेगुलर मेंटेन रखना है। ठीक है, ये बात हम यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं? जैसे बर्फ का चाकू, आप ऐसा समझिए, आप चाहते हैं कि वो चाकू इफेक्टिवली वर्क करे, तो उसमें से हीट निकालेंगे, निकालेंगे ना। आप नहीं चाहेंगे कि वो जो चाकू है वो फ्रेजाइल बने, आप चाहेंगे कि एकदम हार्ड रहे वो, ताकि पियर्स अच्छे से कर पाए। तो आप उसको हीट, जितना हीट निकालेंगे वो उतना स्ट्रांग होगा, जितना हीट निकालेंगे उतना ही स्ट्रांग होगा वो चाकू, होगा ना। उसको एकदम आप डीप फ्रीजर में रख दीजिए -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एकदम एकदम हार्ड चाकू हो जाएगा वो। ठीक है, अब वो पियर्स करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को आप जितना धारदार बनाएंगे तो वो उतना ही अच्छा कट करेगा, उसी तरह जितना आप उसको कोल्ड करेंगे उतना ही ज्यादा पियर्स कर पाएगा। और ऐसा ही कुछ हुआ था टाइटैनिक में। जो बाहर जो बर्फ थे, वो बर्फ क्या किया, इतना ठंड था, इतना ठंड कि बर्फ का जो टुकड़ा था वो कहीं कहीं पर उसका नोच बना हुआ था, नॉच बना हुआ था ना। तो वो जब सिप आ रहा था तो वो नॉच उससे टकराया, टकराया तो जितना वो इतना ठंडा था, इतना ठंडा कि उसका नॉच बहुत स्ट्रांग था। वो जनरली हीटिंग से वो टूटता नहीं। तो वो क्या किया, वो 8 mm 10 mm के 10 mm से ज्यादा का मोटा लेयर का जो उसका सिप का बेस था उसको भी पियर्स कर दिया। क्यों कर पाया? क्योंकि स्ट्रांग बहुत ज्यादा था। क्यों था स्ट्रांग? क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड में था वो। समझ पाए? कुछ फील हो रहा है? यदि मान लीजिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता, तो जो वो सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता, पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग में होता, तो वो बर्फ भी उतना स्ट्रांग नहीं होता। तो जब शिप उसको कोलाइड करता तो शिप उस बर्फ के जो एक ब्लॉक है उसको तोड़ देता, क्योंकि शिप मोमेंटम में था, तोड़ देता। लेकिन वो तोड़ इसलिए नहीं पाया क्योंकि वो इतना ज्यादा ठंड में था कि वो एकदम स्ट्रांग हो गया था। स्ट्रांग हो गया तो शिप का जो 10 mm का जो प्लेट था ना उसको पियर्स कर दिया, पियर्स कर दिया तो उसमें होल हो गया, पानी चला गया उसके अंदर। समझ गए मेरी बात को? कुछ कहानी समझ में आया? टाइटैनिक मूवी देखे हैं आप लोग? नहीं देखे हैं? कितने लोगों ने देखा है? देखिए, बहुत जबरदस्त मूवी है। उसके जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने जो मेहनत किया है, वो फिल्म आपको दिखेगा उसमें। मतलब जबरदस्त, अल्टी, मतलब कि टॉप रैंकिंग में, जो इंडिया के मतलब वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग वाले जो मूवीज हैं उसमें से एक है वो। जरूर देखिए। ठीक है, समझ पाए इस बात को? तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको बाउंडिंग स्टेट से। तो जैसे मान लीजिए, सपोज करें, सुनिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि बर्फ का चाकू है, अब उसको आप जितना स्ट्रांग बनाना चाहते हो उतना हीट निकालेंगे उससे। ठीक है, अब उसको आप फिर से आपको पानी बनाना है तो उतना ही अमाउंट हीट देना पड़ेगा उसको रिलीज करने के लिए। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जितना एनर्जी निकालेंगे उतना ही बाइंडिंग एनर्जी मजबूत होगा। मतलब जितना बाइंडिंग एनर्जी उसमें से रखेंगे, -10 -20 -30 करेंगे तो उतना ही ज्यादा सेटेलाइट वो अपने ऑर्बिट पर रिवॉल्व करेगा। ठीक है, चलिए इसको कंप्लीट कीजिए। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा? वही, समझ गए?
चलिए अब हमारे पास समय थोड़ा सा कम है,